डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने एक तो सबसे पहले सब रिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद सब फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी। उससे अगले वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट एक थ्योरम थी हमारी कि हम किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट को किसी रिंग का सब रिंग कैसे शो कर सकते हैं, उस थ्योरम के माध्यम से वहाँ पर तो सिंपल सी एक दो हमारी कंडीशंस थी, उनके द्वारा हम उसको शो कर सकते थे कि वहाँ पर कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वह उस रिंग का क्या बन जाता है, सब रिंग बन जाता है। उसी तरीके से सब फील्ड के बारे में पढ़ा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी कोई सेट किसी फील्ड का सब फील्ड कैसे बनता है। तो वहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी कि यदि ये मेरे पास एक रिंग है और इस रिंग का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कोई ऐसे यहाँ पर, तो ऐसे इस रिंग का सब रिंग बन पाएगा। कब बन पाएगा कि पहले तो हमने क्या देखा था कि ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट तो होना ही चाहिए आर का यहाँ पर, तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर थी यहाँ पर कि ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या हो कि इसके प्रत्येक एलिमेंटों के लिए कि फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस के लिए ए माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ एस तथा ए डॉट बी इज द एलिमेंट ऑफ एस। तो उस कंडीशन में जो हमारा एस है वो भी क्या बन जाता था, आर का एक सब रिंग बन जाता था, या जो एस है वो खुद भी क्या होता था, एक रिंग होता था, केवल इन दोनों कंडीशन के बेस पर। एक तो हमने देखा था, एक फील्ड के बारे में देखा था कि एफ हमारा कोई फील्ड है, ठीक है, और इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है यहाँ पर एस डैश, जो कि इसी से आया है, इस फील्ड के सेट से मिलकर आया है यहाँ पर। तो ये जो एस है वो भी क्या बन जाएगा, एक सब फील्ड बन जाएगा, या फील्ड कहलाएगा। कब कहलाएगा कि यदि फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एस के लिए प्रत्येक एलिमेंटों के जोड़े किसमें से, जो कि कहाँ से आए, एस से आए, तो उनके लिए पहली कंडीशन तो क्या हो कि ए माइनस बी भी एस को बिलोंग करे, और दूसरा क्या है कि ए बी इनवर्स भी किसको बिलोंग करे, एस को बिलोंग करे। तो इन दोनों कंडीशंस के द्वारा यहाँ पर इसको कह पाएंगे कि एस आर की क्या होगी, सब रिंग होगी, और यहाँ पर एस को क्या कहेंगे, एफ का क्या होगा, सब फील्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों थ्योरम की मदद से हम आसानी से सब रिंग तथा सब फील्ड को क्लियर कर सकते हैं, या उनको वेरीफाई करा सकते हैं, या इनको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ निश्चित ही क्या होंगे, वो सब रिंग होंगे या सब फील्ड होंगे। किसके माध्यम से, इन दोनों थ्योरम्स के माध्यम से, जो हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ी थी। तो आज यही काम करने वाले हैं, हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिनको हम इस थ्योरम के बेसिस पर, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, उन थ्योरम के बेसिस पर हम उसको प्रूव करेंगे कि सब रिंग तथा सब फील्ड वहाँ। तो लिखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि माना एस बराबर पहला एग्जांपल है, माना s बराबर a प्लस बी रूट 3 फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ z। such that for all a comma b is the element of z तथा आगे दे रखा है r प्लस डॉट कोई वलय है तो सिद्ध कीजिए कि एस आर की उपवलय है। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है यहाँ पर कि हमें इस सेट को लेकर चलना है, इस सेट को दिखाना है कि वास्तव में इस रिंग की क्या है, सब रिंग है यहाँ पर। तो बिल्कुल थ्योरम का यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली सेट दे रखा है आपको एस नाम का सेट, और उस सेट को दिखाना है कि ये आर की क्या होगी, सब रिंग होगी यहाँ पर, ये हमें शो करना होगा यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि हमें करना क्या क्या होगा। तो हमें एक तो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि दिया है, एक तो हमें दे रखा है यहाँ पर कि जो आर है वो वास्तविक संख्याओं पर वलय है, क्योंकि आर रियल नंबर कह रहे हैं इसको यहाँ पर, जो आर हमें कैपिटल आर दे रखा है उसको क्या कह रहे हैं, रियल नंबर की वास्तविक संख्याओं पर वलय है। एक तो हमें ये दे रखा है, ठीक है, और एक हमें सेट दिया है यहाँ पर, कोई नॉर्मली सेट है जिसका नाम कितना है, एस है, और वो इस तरीके से डिफाइन है कि a प्लस बी रूट 3, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट कैसा है, इस फॉर्म का है,
सच दैट कि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड, कि वहाँ पर जो ए और बी हैं वो जेड से हैं और इस तरीके का नोटेशन है उसके प्रत्येक एलिमेंट का। तो ये दर्शाने की जो एस है वो एस जो होगा उसको हमें उपरिंग कहेंगे, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष उसको कहेंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सिद्ध हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि एस क्या होगा, एस आर पर उपवलय है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना होगा कि एस आर पर उपवलय है। और भी इसको मोर डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कि एस के लिए मुझे पहली कंडीशन करनी पड़ेगी कि एस इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि यही तो देखते थे वहाँ पर किसी नॉन एम्प्टी सेट को, लेकिन हमारे पास इसको नॉन एम्प्टी अभी तक हमने कहा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये कहा कि इसका ऐसा नोटेशन है। अब देखेंगे कि हमें इसमें एलिमेंट आते ही नहीं आते, अगर यदि आते होंगे तो नॉन एम्प्टी बन जाएगा, और क्या वो रिंग से आएगा नहीं आएगा, ये चीज हमें शो करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि एस इज सबसेट ऑफ आर। दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करेंगे कि एस इज नॉट इक्वल टू 5, कि एस में कम से कम एक एलिमेंट तो आना ही आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारी जो थ्योरम के अकॉर्डिंग अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ी थी वो वाली, कौन सी, कि फॉर ऑल ए कॉमा बी, या कहूँ मैं फॉर ऑल इस तरीके के एलिमेंट, कि फॉर ऑल S1 कॉमा S2, ये दो एलिमेंट किसके हैं, इस कैपिटल एस के, इसको कैपिटल एस के नाम से कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये छोटे एस हमने यहाँ पर कर दिए, कि फॉर ऑल स्मॉल S1 कॉमा स्मॉल S2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस के लिए क्या दर्शाना है कि स्मॉल ऑफ S1 माइनस स्मॉल ऑफ S2, स्मॉल S2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस। और क्या दर्शाना होगा, तथा स्मॉल S1 डॉट स्मॉल S2, इन दोनों का जो परिणाम है वो भी किसको बिलोंग करे, एस को ही बिलोंग करे। तो ये कंडीशन यदि कर पाते हैं तो कह देंगे क्या कि हमारा जो एस है वो आर पर क्या है, उपवल है, क्योंकि ये दोनों किसके स्टेटमेंट है, थ्योरम के स्टेटमेंट है। तो उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा है वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले रिजल्ट पर आते हैं यहाँ पर, चूंकि ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जेड है, तो यदि ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, जेड के हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि a प्लस बी रूट 3, इसका जो परिणाम होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक रियल वैल्यू के अंतर्गत बिलोंग करेगा। तो ये पूरे जो वैल्यू है ये वास्तव में किसको बिलोंग करेगा, ये रियल वैल्यू को बिलोंग करेगा, कि ये दोनों तो पूर्णांक है, लेकिन इस तरीके की जो एलिमेंट बनेगा इनको लेकर वह खुद क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी यहाँ पर। अगर यदि ये वास्तविक संख्या हुई तो हमारे जो एस था उसमें ऐसे एलिमेंट है सारे के सारे, इस तरीके के एलिमेंट है, तो इन सभी एलिमेंटों को लेकर जब वो सेट बनेगा तो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। तो यहाँ से मैंने क्या दिखा दिया, इंप्लाइज दैट कि जो हमारा एस होगा वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। ये हो गया हमारा पहला काम, कि जिस हम सबसेट दिखाना चाहते थे वो। दूसरा हमें ये दिखाना है कि इसमें क्या हो कि एस क्या हो, नॉट इक्वल टू 5 है यहाँ पर, कि एस एरिक तो होना चाहिए, इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए यहाँ पर। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर हम इसको जीरो के रूप में भी रिप्रेजेंट लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा इसको चूंकि जीरो इज द एलिमेंट ऑफ जेड, कि जीरो जेड का एलिमेंट होता है, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट कि 0 प्लस 0 रूट 3, कि 0 प्लस 0 रूट 3 इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर किसका होगा, एस का एलिमेंट होगा, क्योंकि 0 एक इंटीजर वैल्यू होती है। और भी बहुत सारे पदों के रूप में दिखा सकते हैं, जनरली हम इसको 0 के रूप में कह रहे हैं यहाँ पर, वरना किसी के रूप में भी ले लो, जैसे हमने इसको ले लिया 2 और 3 ले लिया तो 2 और 3 के रूप में दिखा देंगे, किसी के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो जनरल सी बात है कि एस क्या होगा, एक एरिक तो है, क्योंकि यहाँ पर किसको लेना है, आपको इंटीजर्स लेने हैं, तो इंटीजर लेते जाओ, रूट 3 लगाते जाओ। तो वजह से मैंने यहाँ लिख दिया, 0 को मैंने यहाँ लगाकर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो उसके लिए भी ऐसा होगा यहाँ पर। तो सभी के लिए हो गया, तो जो भी इंटीजर्स आप यहाँ से लोगे उन सभी के लिए कैसे भी उसको लिख दो, चाहे ऐसे नहीं था तो थोड़ा ऐसे लिख दो। मैंने इसको लिख दिया कि 1, 2 इज द एलिमेंट ऑफ जेड, इंप्लाइज दैट कि 1 और 2 कहाँ से, इंटीजर्स हैं, और जब हमने इनको दोनों को यहाँ लगाया तो बिल्कुल ये किसकी वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर्स ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये किसकी वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी, और एस की वैल्यू होगी तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि हमारा जो एस है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो ये चीज़ भी स्पष्ट हो गई बिल्कुल, यानी दोनों कंडीशन ये तो आ रही है हम यहाँ पर। अब आते हैं तीसरी पर। तो तीसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसके कोई भी दो एलिमेंट हमें मानने पड़ेंगे यहाँ पर, और उनके लिए ये चीज़ हमें दोनों के लिए शो करनी होगी यहाँ पर। तो अगेन हमने कंसिडर किया कि माना हम ले लेते हैं यहाँ से कि A1, A2, B1, B2 इज द एलिमेंट ऑफ जेड। हमने इस तरीके से 4 एलिमेंट ले लिए, A1, A2, B1, B2,
और उनके द्वारा एक S1 छोटा तो कैसे बनाया हमने, A1 प्लस B1 रूट 3, ये हमने एक एलिमेंट तो ऐसे बनाया A1 प्लस B1 रूट 3, और एक एलिमेंट कैसा बनाया S2 बराबर A2 प्लस B2 रूट 3, होगा कि नहीं होगा ये। तो अभी हमें पता है कि ये भी S को बिलोंग करेगा और ये भी S को बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों को हमने फॉर्मेशन किन के द्वारा किया है, इंटीजर्स के द्वारा किया है यहाँ पर। तो निश्चित ही जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पर होगा, जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए थे वहाँ पर हमें वो प्राप्त होगा। तो हमारे पास S1 तथा S2 दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं। अब हमें तो ये चाहिए कि जो A माइनस बी भी निकले वो भी कहाँ पर आना चाहिए, S पर ही आना चाहिए। तो हमने दोनों को क्या करा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया यहाँ पर कि S1 माइनस S2 बराबर, दोनों को घटा कर देखो पहले, और फिर यदि ये इसी S को बिलोंग करता है तो सही है कि हर स्थिति के लिए ऐसा होगा, तो हमारे पास ये परिणाम सदैव सत्य होगा यहाँ पर। तो दोनों को घटाकर अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो दोनों की वैल्यू क्या थी, S1 की वैल्यू इस तरीके से तो लिख दिया A1 प्लस B1 रूट 3 माइनस का A2 प्लस B2 रूट 3, इस तरीके से इसको लिख दिया। ऐसा करने पर हमने देखा कि A1 माइनस A2, इसको तो एक साथ ले लिए, और क्या बचा B1 माइनस B2, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इसके साथ क्या लगा दिया, रूट 3 लगा दिया यहाँ पर। ये दोनों में से रूट 3 कॉमन आ रहा तो कॉमन लेकर इस तरीके से लिख दिया। अब हमें इसके बारे में बताना है कि वास्तव में ये हमारे S का एलिमेंट हो सकता है कि नहीं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है। तो इसकी स्ट्रक्चर के लिए आपको A1 माइनस A2 तथा B1 माइनस B2 को ये दिखाना होगा कि Z के एलिमेंट होंगे। तो हमने लिखा चूंकि A1 A2 इज द एलिमेंट ऑफ Z implies that कि A1 माइनस A2 इज द एलिमेंट ऑफ Z, कि A1 माइनस A2 भी कहाँ पर होगा, Z में होगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को ही बिलोंग करता है। इसी तरीके से B1 B2 इज द एलिमेंट ऑफ Z implies that कि B1 माइनस B2 भी कहाँ पर होंगे, Z पर होंगे। तो ये भी Z है, ये भी Z है, तो निश्चित ही क्या होगा, implies that कि S1 माइनस जो S2 हमने निकाला था वो किसको बिलोंग करेगा, इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल S। फॉर ऑल S1 कोमा S2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल S, कि प्रत्येक S1 S2 जैसे एलिमेंटों के लिए S1 माइनस S2 सदैव किसको बिलोंग करेगा, S को बिलोंग करेगा यहाँ पर। तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अब बस ये दूसरी एक वाली कि दोनों का गुणनफल और देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक हमने पुनः ज्ञात किया यहाँ पर दोनों का गुणनफल, तो पुनः S1 डॉट S2, स्मॉल S1 डॉट S2, इनका गुणनफल और देख रहे हैं यहाँ पर। तो गुणनफल यदि हम देखें यहाँ पर, तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो बराबर क्या मिलेगा, गुणनफल कि एक जगह से हमने क्या लिया A1 प्लस B1 रूट 3, A1 प्लस B1 रूट 3 डॉट A2 प्लस B2 रूट 3, A1 प्लस B1 रूट 3 डॉट A2 प्लस B2 रूट 3 हमें प्राप्त होगा यहाँ पर। तो यहाँ से परिणाम क्या होगा, देखो एक तो ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों आपस में, तो क्या आ जाएगा A1 A2, ऐसा ही होगा। एक जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों से क्या मिलेगा, रूट 3 साथ में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा रूट 3 B1 B2, रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 3 B1 B2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो अलग से वैल्यू होगी यहाँ पर। इसी तरीके से एक यहाँ से देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक हमें प्राप्त होगा B1 A2 और एक प्राप्त होगा कौन सा, एक इससे जो अगला एलिमेंट है वो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर B1 A2, तो यहाँ से हो गया, एक प्राप्त होगा B2 A1, एक प्राप्त होगा B2 A1 और साथ में आ जाएगा रूट 3। तो इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा कि ये भी एलिमेंट किसका है, Z का है, और ये भी एलिमेंट किसका है, Z का। और यदि ये दोनों एलिमेंट Z के हैं तो प्राप्त होने वाला रिजल्ट किसको बिलोंग करेगा, S को बिलोंग करेगा। तो आगे लिख दिया कि इम्प्लाइज कि जो S1 S2 है वो किसको बिलोंग कर गया, हमारे S को ही बिलोंग कर गया। फॉर ऑल S1 S2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल S। तो इसका निष्कर्ष हमें प्राप्त होगा, हमने इसको दोनों के साथ लिख दिया कि फॉर ऑल S1 S2, फॉर ऑल S1 S2 इम्प्लाइज एलिमेंट ऑफ S के लिए S1 माइनस S2 किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S को बिलोंग कर रहा है।
और S1 डॉट जो S2 है, और S1 डॉट जो S2 है वो भी परिणाम किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S को। तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट कि जो कैपिटल S है वह R पर उपवलय है। तो इन थ्योरम के बेसिस पर हमने क्या बता दिया कि जो S है वो कैपिटल R पर क्या है, एक सब रिंग है यहाँ पर। तो इस तरीके से यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको रिंग के लिए सब रिंग दिखा पाएंगे वहाँ पर उसको। एक बार नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि S बराबर, और वो हमें दे रखा है S बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर A प्लस 2 की पावर 1/3 B प्लस C की पावर C के लिए 4 की पावर 1/3 C। इस तरीके से हमें दिया गया है, यहाँ पर एक रिजल्ट दे रखा है और यहाँ पर आगे लिखा रखा है सच दैट कि A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ Q, यानी परिमेय संख्याओं का ये क्या है, समुच्चय है यहाँ पर, जहाँ से ABC लिए गए हैं और उनको इस तरीके से व्यवस्थित करके रखा गया है। तो सदैव वो एलिमेंट किसका होता है, S का एलिमेंट होता है। सिद्ध कीजिए कि S क्षेत्र को हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं कि F प्लस कोमा डॉट का उपक्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ F वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जहाँ F वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी हमें यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि S नाम का कोई सेट है जो कि इस फील्ड, जो कि कौन से एलिमेंट को लेकर बना हुआ है, वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय है उसको लेकर ये फील्ड बना हुआ है। तो इसे हमें दर्शाना होगा कि S क्या होगा, एक सब फील्ड होगा किस पर, F पर। यहाँ पर F के बारे में भी लिख दिया कि F क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहाँ पर, ठीक है। तो F में
आने वाले सारे एलिमेंट के होंगे रियल नंबर्स होंगे, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सारे एलिमेंट उसमें विद्यमान होंगे, रियल नंबर्स वहाँ पर सारे के सारे उपस्थित होंगे। तो पहले की तरह यहाँ पर भी आपको जो हमने क्षेत्र के लिए जो थ्योरम पढ़ी थी उसी को यूज में लेते हुए इसे सोल्व करना होगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ प्रूव, जो दे रखा है वो लिख देंगे कि दिया है कि f प्लस डॉट वास्तविक संख्याओं f प्लस डॉट वास्तविक संख्याओं पर क्षेत्र है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें कि S एक इस तरीके का सेट है, S एक इस तरीके का सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो ऐसे होते हैं कि 1 प्लस 2 की पावर 1/3b प्लस 4 की पावर 1/3c, सच दैट कि जो ए बी सी है वो परिमेय संख्याएं हैं। ये हमें S दे रखा है यहाँ पर, और सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो S है, सिद्ध करना है S F पर उपक्षेत्र है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो S है वो F पर क्या है, उपक्षेत्र है यहाँ पर। तो वही कंडीशन हमें देखनी होगी। तो S को F पर उपक्षेत्र दिखाने के लिए हमारे पास वही कंडीशन बनती है कि मैं इसको दोबारा कैसे लिख सकता हूँ कि जो चीज़ मुझे ये करनी है कि S F पर उपक्षेत्र, उसके लिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि S इज सबसेट ऑफ F। पहले तो ये दिखाऊं, तथा S इज नॉट इक्वल टू 5। दो बातें तो मैं ये दिखाऊं, और क्या दिखाऊं यहाँ पर कि फॉर ऑल S1, S2 या लिखूं कि x, y इज द एलिमेंट ऑफ S है। तो इनके लिए मैं क्या दिखाऊं यहाँ पर, तब x माइनस वाई ये किसको बिलोंग करे, S को बिलोंग करे, और x y इनवर्स ये भी किसको बिलोंग करे, सदैव S को ही बिलोंग करे। तो उस कंडीशन में जो S है वो F पर क्या कहलाएगा, उपक्षेत्र कहलाएगा। ये हमारी वो थ्योरम थी हमने जो लास्ट पढ़ी थी। तो उसी के रिजल्ट को यदि हम यहाँ पर प्रूव कर पाते हैं तो कह देंगे कि जो S है वो F पर क्या होगा, एक सबफील्ड होगा यहाँ पर। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन दोनों रिजल्टों के लिए, इन दोनों के रिजल्ट की S इज सबसेट ऑफ F। अब F का जो S है वो सबसेट हो, कैसे हो पाएगा कि जो S है वो भी क्या हो, रियल नंबर ही हो यहाँ पर, कि जो S जो भी एलिमेंट हो सबके सब क्या हो, रियल नंबर हो। ये बात करें कि S का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हो, रियल नंबर्स के द्वारा हो। लेकिन S का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होता है, ये चीज हमें दी गई है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे चूंकि A, B, C इज द एलिमेंट ऑफ Q, यानी ये सबके सब क्या है, रेशनल नंबर है यहाँ पे, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर यदि मैं इन सभी के साथ इस तरीके का रेट लगाऊं, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c, तो ये खुद क्या होगा कि जो परिणाम होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो जब सारे के सारे रियल नंबर इस तरीके से जब इसे S में रखे जाएंगे तो S क्या होगा, एक रियल नंबर का ही सबसेट हो जाएगा। तो क्या कह दूंगा, इंप्लाइज दैट कि जो S है वो सबसेट है किसका, R का। ठीक है। अब एक बात और दिखानी है यहाँ पर कि इसको हमें नॉट इक्वल टू 5 दिखाना है। तो 5 के लिए तो कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ पर। 5 के लिए तो हम जैसे हमने ले लिया यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं कि परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 3 ले ली, तो 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। तो 2 सभी को यहाँ पर लगा दिया, और लगाने के बाद देखा कि जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसी हमारे S का एलिमेंट होगा, और S का एलिमेंट होगा तो क्या होगा कि S नॉट इक्वल टू 5 में प्राप्त होगा। तथा साथ के साथ मैंने क्या लिख दिया कि S इज नॉट इक्वल टू 5। बात समझ आ गई, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनको हम यहाँ पर लगाएं तो सदैव किसको बिलोंग करेंगे, वो S को बिलोंग करेंगे, और S को बिलोंग करेंगे तो अपने आप ही S क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मिल गए यहाँ पर कि S क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है हमारी। उससे आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी पर कि हमें x और y दो एलिमेंट कहाँ से लेने होंगे, S से, और उनके लिए x माइनस वाई ज्ञात करना होगा। तो मैंने कंसिडर किया कि माना x बराबर हमने कैसे ले लिया यहाँ पर, इन्हीं के अकॉर्डिंग लिया कि a1 प्लस 2 की पावर 1/3 b1 प्लस 4 की पावर 1/3 c1, जहाँ पर जो a1 b1 c1 हमने यूज में लिए हैं, a1 b1 और जो c1 हमने यूज में लिए हैं वो सब के सब किसके हैं, परिमेय संख्या हैं। फॉर ऑल ऐसा हमने और लगा दिया आगे। इसी तरीके से y मैंने कंसिडर किया कि y मेरा किस तरीके से है, a2
प्लस 2 की पावर 1/3 B2 प्लस 4 की पावर 1/3 C2 फॉर ऑल A2, B2, C2 इज द एलिमेंट ऑफ Q। ठीक है, जहाँ पर A2, B2, C2 जो लिखे हैं वो भी सबके सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो निश्चित ही है कि x और जो y है किसके एलिमेंट होंगे, s के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे जो x है वो भी s का एलिमेंट होगा, जो y है वो भी किसका एलिमेंट होगा, s का। अब हमें इन दोनों के मध्य x माइनस y ज्ञात करना है यहाँ पर, और फिर देखते हैं परिणाम क्या आता है यहाँ पर। अब दोनों के लिए हमें क्या प्राप्त करेंगे, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को मैंने यहाँ पर लिखा, तब x माइनस वाई को खोलकर यहाँ से लिखते हैं। x भी हमारे पास है और y भी हमारे पास है। हम जानते हैं कि दोनों साधारण वैल्यू इनको घटाना है, तो घटाने पर हम देखेंगे कि a1 में से तो a2 घट जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a1 माइनस a2। ठीक है, हटाओ इसको, प्लस फिर b1 में से b2 घट जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 b1 माइनस b2, ये भी हट गया यहाँ से। फिर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1/3 और यहाँ क्या घट जाएगा, c1 माइनस c2 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके। तो हमने इसको भी अलग कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसके बारे में हमें ये बताना है कि जो प्राप्त परिणाम है क्या वो भी S को बिलोंग कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी इसकी स्ट्रक्चर S जैसी है या नहीं है। तो हम उसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि A1 माइनस A2 इज द एलिमेंट ऑफ क्यों है, क्योंकि A1, A2 एलिमेंट थे किसके, Q के, और दो परिमेय संख्याओं का योग गुणा भाग सबके सबके होते हैं, परिमेय होते हैं। ठीक है, तो वास्तव में इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से B1 माइनस जो B2 होगा वो भी किसका एलिमेंट है, परिमेय संख्याओं का, और C1 माइनस C2 भी किसका एलिमेंट है, परिमेय संख्याओं का। कारण सामने है कि A1, A2, B1, B2 सबके सब क्या हैं, ये परिमेय संख्याएं जो कि हमने शुरुआत में वहाँ से ली थी। तो इनका जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वो भी निश्चित ही क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी। तो जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ऐसा है तो क्या लिख देंगे कि जो x माइनस वाई है वो निश्चित किसको बिलोंग करेगा, s को बिलोंग करेगा यहाँ पर। फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ s, कि x और y जब s से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको घटाने पर प्राप्त परिणाम भी किस में बिलोंग करेगा, s में ही बिलोंग करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाती है। अब देखते हैं दूसरी। अब हमें लास्ट कंडीशन दिखानी है इसकी, कि हमारे पास यदि दो एलिमेंट इस तरीके से हो x और y, और उनके लिए हम x y इनवर्स जैसा परिणाम निकालें तो वो किसको बिलोंग करे, s को बिलोंग करे। ये हमें फाइनल कंडीशन इसकी देखनी है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर माना पुनः यहाँ पर x भी हमारे पास है, y भी हमारे पास है। अब हमें y के इन्वर्स को देखना है, क्या y का इन्वर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट y इज नॉट इक्वल टू 0। यदि y नॉट इक्वल टू 0 है और उस परिस्थिति में y को इस तरीके से लिख रहे हैं कि हमारा y क्या था, a2 प्लस 2 की पावर 1/3 b2 प्लस 4 की पावर 1/3 c2, इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका जो y इन्वर्स होगा वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के हमें गुणन संक्रिया करानी है, किसकी, y तथा y इन्वर्स की यहाँ पर। तो अगेन मैंने लिखा यहाँ पर कि y इन्वर्स को कैसे लिखेंगे, 1/y। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, कि तीन वैल्यू को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि तीन वैल्यू को जोड़ा जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी जैसा रिजल्ट है यहाँ पर। तो हमारे पास एक गणितीय समीकरण होती है, हमारे पास गणित में समीकरण होता है कौन सा, यदि मेरे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc हो तो उन्हीं का रिजल्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, कि a प्लस बी प्लस सी गुणनफल फिल्म में आ जाता है a² b² c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो उसकी हेल्प से मैं a प्लस बी प्लस सी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यदि a प्लस बी प्लस सी मुझे चाहिए तो मुझे कहाँ ले जाऊँगा, इसको तो मैं इसके नीचे ले जाऊँगा, इसको कहाँ लिया है, इसके साथ में लिया है यहाँ पर। तो ऐसा करने पर हमें इस परिणाम को a प्लस बी प्लस सी को हम इस तरीके के पदों में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि हमारे पास जो परिणाम था उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के पदों में यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर इस परिणाम के लिए
तो मैंने यहाँ पर लिखा चूंकि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca की हेल्प से यहाँ पर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? इसका इन्वर्स चाहिए यहाँ पर। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? मुझे तो क्या चाहिए? y इन्वर्स चाहिए। तब y इन्वर्स का मतलब 1/y, और 1/y का मतलब 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये वाला रिजल्ट जो हमारे पास ये y था यहाँ पर। तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर कि a b c। तो इसको कैसे लेंगे हम कि 1/a हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/a प्लस बी प्लस सी। तो इसके परिणाम को यदि मैं उल्टा करूँ तो मुझे इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं? इसकी हेल्प से लिखेंगे कि 1/y को यदि मैं खोलना चाहूँ यहाँ पर, कि 1/i को यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? पहले पद का स्क्वायर, पहला पद कौन सा था? ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a2 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा कि 2 की पावर 2/3 b2 का स्क्वायर, इस तरीके से। वैसे तीसरे का क्या आ जाएगा कि 4 की पावर 2/3 c2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आगे के पद क्या आ जाएंगे? माइनस का ab पहला गुना दूसरा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 1/3 और साथ में आ जाएगा a2 b2। इसी तरीके से माइनस का क्या आ जाएगा? दूसरा गुना तीसरा, तो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 डॉट 4 की पावर 1/3 और साथ में क्या आ जाएगा? b2 c2। और इसी तरीके से तीसरा रिजल्ट आ जाएगा पहला गुना वो। तो यहाँ से मिलेगा a2 से पहले हम 4 की पावर 1/3 ले लेते हैं, तो 4 की पावर 1/3 और यहाँ से आ जाएगा a2 c2। कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर। हम इसको वास्तविक रूप में लेकर आना चाहते हैं कि जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो नीचे चले जाएगा। लेकिन हमने तो देखा था कि हमारा रूप तो कैसा होना चाहिए था? इस तरीके से कि परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या गुणा 2 की पावर 1/3 प्लस तीसरी परिमेय संख्या गुणा 4 की पावर 1/3। इस तरीके से ये व्यवस्थित होना चाहिए था। तो यहाँ यदि मैं किसी भी y को यदि 1/y के रूप में लूंगा तो ऐसा रूप आ नहीं पाएगा। तो उसे उस रूप में लाने के लिए हम ये प्रोसीजर यहाँ पर अपना रहे हैं कि y इन्वर्स हमें प्राप्त करना है। तो y इन्वर्स को पहले देखे सही कि y इन्वर्स वास्तव में किसको बिलोंग, s को बिलोंग करता है या नहीं करता है। s को बिलोंग करने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका रूप ऐसा होना चाहिए। तो हम देखना चाहते हैं कि y इन्वर्स का रूप ऐसा होगा क्या, तभी तो हो पाएगी इसकी संक्रिया यहाँ पर। तो हमने क्या देख रहे हैं हमें कि y इन्वर्स का रूप इस तरीके का होना चाहिए। तो y इन्वर्स हमने ज्ञात किया किसकी हेल्प से? इस समीकरण की हेल्प से यहाँ पर। तो ये हमारे पास ऊपर का अंश प्राप्त होगा, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? हर प्राप्त हो जाएगा। हर में देखो क्या है? a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो इनको जोड़ दूंगा क्यूब करके, तो आ जाएगा a2 की पावर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुणा b2 की पावर 3। इसी तरीके से यहाँ कितना आ जाएगा? 4 गुणा c2 की पावर 3 और माइनस का 3 गुणा पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा। तो पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा करूंगा तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? ये दोनों मिलकर तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? ये दोनों मिलकर बनाएंगे कि 2, ये भी आ जाएगा यहाँ पर साथ में कितना आ जाएगा? 4 की पावर 1/3 भी आ जाएगा। तो 4 की पावर 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2/3 लिख सकते हैं। तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 3/3 हो गए। यानी 2 की पावर 3/3 का मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। तो अगला रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि 3 गुणा 3 तो था ही हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर ABC, और ABC का परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है? 2 गुणा a2 b2 और c2। तो वास्तव में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 a2 b2 c2। तो ये हमारे पास अभी नॉर्मल फॉर्म है यहाँ पर। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं दोबारा वहाँ पर। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y इनवर्स बराबर 1/y बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। पहले वाले से देखो, पहले वाले को अरेंज करते हैं यहाँ पर। तो हमें रूप लेकर आना है कि हमारा कैसा रूप आना चाहिए कि एक वैल्यू कौन सी कि a2 प्लस 2 की पावर 1/3 b2, मतलब जो भी हो यहाँ पर। जैसे मैं इसको e नाम से लिखूँ, यहाँ पर इसको d नाम से लिखूँ, यहाँ पर इसको ई नाम से लिखो। तो इस तरीके का रूप आ जाना चाहिए। तो पहले कोई ऐसा तो हो जिसके साथ ऐसे पद नहीं लगे हो, तो वो पद हमें देखना है। तो एक पद तो शुरुआत से ही मिल रहा है जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर शुरुआत से मिल रहा है एक पद तो यहाँ पर। अब बाकी के पद और देखते हैं यहाँ पर।
तो एक पद तो हमने क्या लिख लिया, A2 का स्क्वायर, एक तो ये देख लिया। अब बाकी के पद और देखते हैं और कहाँ कहाँ से मिलेंगे। अब इनको सोल्व करके देखो, यहाँ हमें चाहिए बाकी के और पद। तो एक इस वाले पद को मैं यदि देखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें तो क्या 2 की पावर 2/3 लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। एक इस वाले को खोल कर देखूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना मिलेगा, ये मुझे प्राप्त होगा। बिल्कुल देखो यहाँ से कि क्या है यहाँ पर कि 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, दोनों मिलकर हो जाएंगे हमारे पास कि 2 की पावर 3/3 और 2 की पावर 3/3 का मतलब होता है 2। तो दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी कौन सी, माइनस का ये वाली। तो माइनस इस वाले पद को हम क्या ले लेंगे, इसके साथ वाले, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 गुना B2C2, माइनस का 2 गुना B2C2, इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा पहला पद ई वाला। अब देखेंगे कि ऐसा पद हमें मिले जहाँ पर उसके साथ क्या लगा हो, 2 की पावर 1/3 लगी हुई है वहाँ पर। तो उस पद को भी देखते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा हमें, 2 की पावर 1/3 वाला। तो उसको भी देखो यहाँ पर कि कौन सा पद इनमें से 2 की पावर 1/3 वाले होंगे। तो हमें पहला पद तो प्राप्त हो गया, बाकी के पद और देखने। अब यहाँ से देखो ये कितना है, यहाँ पर कितना बचा है, 2 की पावर 1/3। इसको एक तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। एक हम कहाँ से ले सकते हैं दूसरे पद को, एक देखो यहाँ से। यदि इसको मैं खोल कर लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4/3 लिख सकता हूँ। और 2 की पावर 4/3 में इसको सोल्व करूँ तो मैं यहाँ से 4 को यदि अलग करूँ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू तो अलग हो जाएगी यहाँ पर। और मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से भी 2 की पावर 1/3 प्राप्त होगा। तो ये दोनों पद मुझे क्या देंगे, 2 की पावर 1/3 वाला फैक्टर देंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको खोल कर लिखा जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको लिखूँ कि 2 की पावर 2 की होल पावर 1/3। तो ये तो क्या हो जाएगा कि 4 की पावर 1/3 बन जाएगा, और एक 4 की पावर 1/3 यहाँ है। तो दो पद तो ये क्या देंगे मुझे, 2 की पावर 1/3 वाला भाग देंगे, और दोनों ये क्या देंगे 4 की पावर 1/3। तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, प्लस का 2 की पावर 1/3 हमने कहाँ से कॉमन ले लिया, अगले पदों से। तो एक तो क्या मिला यहाँ से, देखो 2 की पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से। तो कितना बचा, कितना बचा यहाँ से, यहाँ से हमारे पास पूरा पूरा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमने किसको कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 की पावर 1/3 को तो कॉमन ले ही लिया। तो क्या बचा यहाँ से 2 बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको लिख लिया कि 2C2 का स्क्वायर, ठीक है, इस वाले से। और इस वाले से तो आ ही रहा था, तो माइनस का कितना आ जाएगा, A2B2 हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे बढ़े यहाँ पर, तो और हम इसको देखें। ये पता है ना आपको, इसको ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम 4 की पावर 2/3 को कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 की होल पावर 2/3। तो ऐसा करने पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 4/3। 2 की पावर 4/3 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 + 1/3। तो 2 की पावर ये जो था, ये तो गुणनफल के रूप में आ जाएगा 2। तो बचा क्या, 2 की पावर 1/3। तो 2 की पावर 1/3 को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया था, शेष 2। तो उसको हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पर C2 के साथ ले लिया। बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसको रूप बनाना चाहते हैं कि ऐसा हमारा रूप ऐसा बने यहाँ पर। अब दूसरे पद में सब ऑलरेडी सिंगल ही ऐसा आ रहा था, तो उसको बाहर ले लिया, तो ये बच गया। और आगे बढ़े यहाँ पर, तो अगला रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा इसी के अनुसार यहाँ पर। अब बचेगा 4 की पावर 1/3 वाले। तो 4 की पावर 1/3 देखो कहाँ से मिलेगा कॉमन, एक तो यहाँ से मिल रहा है सीधा सीधा, क्योंकि हमने इसको लिखा कि 2 की पावर 2 की होल पावर 1/3। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और होल पावर 1/3 की वजह से 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा B2 स्क्वायर माइनस का, यहाँ से भी आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा A2C2। तो इस तरीके से ऊपर तो हमें उसी फॉर्म में वैल्यू मिल रही है जो कि हमारे पास होनी चाहिए। अब नीचे रिजल्ट क्या था उसको भी लिख लो। नीचे रिजल्ट था हमारे पास A2 की पावर 3, B2 की पावर 3, C2 की पावर 3 माइनस का 6 गुना A2B2C2। तो यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी ऐसा पद नहीं है कि जो कि हमें ये दिखा रहा हो कि यहाँ पर कोई अपरिमेय वैल्यू हमें प्राप्त हो, क्योंकि ये परिमेय है तो इसकी क्यूब पर मत, वो भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी। तो नीचे वाला रिजल्ट तो सीधा सीधा क्या है, परिमेय है। तो ऊपर वाला रिजल्ट ये भी परिमेय था, ये भी परिमेय, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो भी परिमेय होगा। तो हम इसको नेक्स्ट एक बार फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगेन मैंने इसको कैसे लिखा कि A की पावर A2 स्क्वायर माइनस 2B2C2 डिवाइडेड बाय ये रिजल्ट पूरा।
कि a2 की पावर 3, b2 की पावर 3, c2 की पावर 3 माइनस का 6 a2 b2 c2। ये तो पहला पद हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्या आ जाएगा कि 2 की पावर 1/3 को तो अलग कर लिया और अंदर इसी चीज को ऐसे लिखा कि 2c2 का स्क्वायर माइनस का a2 b2, और यहाँ पर आ जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर माइनस का 6 a2 b2 और c2। ये दूसरा पद हो गया। इसी तरीके से तीसरा पद हमें प्राप्त होगा, तो तीसरा पद हो जाएगा 4 की पावर 1/3। 4 की पावर 1/3 के अनुसार वहां क्या मिलेगा, b2 का स्क्वायर माइनस का a2 c2। नीचे क्या होगा यहाँ पर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर माइनस का 6 a2 b2 और c2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होगा उसमें हमने देखा कि ये एक परिमेय संख्या है, नीचे भी एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का अनुपात भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर भी परिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो ये जो रिजल्ट है कि हमने जो निकाला था y इनवर्स, वो वास्तव में कंप्लीटली किसको बिलोंग कर रहा है, s को बिलोंग कर रहा है। तो हमें तो रिजल्ट चाहिए था कि x डॉट y इनवर्स यहाँ पर, तो रिजल्ट को हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि मैं इन सभी को, इसको मैं e मान लेता हूँ, e या कुछ और मान लेते हैं जैसे e f, और इसको मैंने क्या मान लिया, g मान लिया। तो मैंने कैसा लिखा y इनवर्स को यहाँ पर इस तरीके से कि माना y इनवर्स, इसको मैंने क्या मान लिया e, तो इसको लिख दिया e, और यहाँ इसको क्या लिख दिया 2 की पावर 1/3 f लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया 4 की पावर 1/3, और इसको क्या लिख दिया g, e f g के रूप में इसको लिख दिया। तो ये किस रूप में बन रहा है, ये पूरा पूरा s को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। अब एक एलिमेंट हमने क्या लिया था शुरुआत में, यहाँ पर x, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग तो लिया था x और y यहाँ पर, तो x y को तो हमने y इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, अब बचा x यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि x y इनवर्स यहाँ पर, तब x y इनवर्स, क्योंकि इसी के बारे में तो बताना है यहाँ पर कि जो x y इनवर्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा, हमें बताना है यहाँ पर किसके बारे में, माना हमें बताना है x y इनवर्स के बारे में यहाँ पर, तब x y इनवर्स। तो x y इनवर्स के बारे में मैं यहाँ पर लिखूँ तो x तो मैं वहां से ले ही लूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या थी a1 प्लस 2 की पावर 1/3 b1, और यहाँ से आ जाएगा 4 की पावर 1/3 c1। और जो y इनवर्स है वहां से हमारे इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएंगी, ये सारी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, और दोनों का गुणनफल हमें करना है। तो x की वैल्यू तो क्या लिखूँ मैं कि a1 प्लस दूसरा क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3 b1 प्लस 3 की पावर 1/3 4 की पावर 1/3 c1, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा दूसरे वाले से इससे कि e प्लस 2 की पावर 1/3 f प्लस 4 की पावर 1/3 g। इस तरीके से दोनों का गुणनफल करूँ तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा a1e, यानी इसमें तो कोई भी रूट 2 की पावर 1/3 या 4 की पावर 1/3 जैसा पद नहीं है। और देखेंगे यहाँ पर, और कहीं हमें ऐसा और कोई पद मिले तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं ऐसे, जैसे एक पद यहाँ से मिलने वाला है, देखो दोनों से, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगी 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3, तो दोनों मिलकर 2 की पावर 2/3 देंगे यहाँ पर, तो वो तो 4/3 में शामिल हो जाएगा। चलो उसको तो हटाओ यहाँ पर। एक देखो ये वाला पद दोनों मिलकर, एक ये वाला था तो ये वाला, दोनों पद मिलकर क्या बनाएंगे 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 2 की पावर 3/3, जो कि कितना हो जाता है 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा एक यहाँ से 2 गुणा b1g, तो ये दोनों पद तो अलग हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इनमें एक भी ऐसा पद नहीं होगा जो कि हमें 1/3 या 4 की पावर 1/3 जैसा मिले, तो इनको तो हटाएंगे। अब आते हैं दूसरे पद पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 की पावर 1/3 में आने वाली वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, तो 2 की पावर 1/3 तो कॉमन ले लिया यहाँ से क्या बचा a1, और वहां से क्या बचा f, एक तो ये वाला होगा, और देखो और कहाँ से मिलेंगी, एक हमारी यहाँ से भी मिल सकती है हमें यहाँ पर। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं सभी को, फिर लिखेंगे यहाँ पर, एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं होगी, वो छांटें। तो दोनों तरफ एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। e को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया a1e, फिर e को इससे मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1/3 b1e, फिर क्या आ जाएगा 4 की पावर 1/3 c1e। इसी तरीके से यहाँ से इसको मैं लिखूँ तो 2 की पावर 1/3 a1 f
ठीक है। नेक्स्ट वाले से क्या आ जाएगा, इस वाले से दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे 2 की पावर 1/3, 1/3 मिलकर दोनों बनाएंगे 2 की पावर 2/3 और साथ में आ जाएगा b1, साथ में हमारे पास प्राप्त होगा b1 और f यहाँ पर। और आगे बढ़ूँ मैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर बनाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस का 2 गुणा C1F बनाएंगे यहाँ पर। एक ये वाला लिख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दोबारा फिर से वही कि A 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 A1G, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 2 गुणा B1G, 2 गुणा B1G यानी कितना बनाएंगे, ये पूरा पूरा 2 बना देंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, तो 2 की पावर कितनी होगी 3/3, वैल्यू होती है 2। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बनाएंगे, 4 की पावर 2/3 और यहाँ से आ जाएगा C1G यहाँ पर। तो सारे के सारे हमने लिख दिए कि पहले से जो 3 पद मिलने वाले थे वो लिख दिए, पहले के 3 पद 1 2 3, उसके बाद दूसरे से 3 पद 1 2 और 3, फिर तीसरे के भी 3 पद यहाँ पर। अब देखिए, एक तो पहला पद है जो कि बिना 2 की पावर 1/3 तथा 4 की पावर 1/3 का, तो इसको लिख लिया A1E। और ढूंढो और कहाँ पर है, ये तो बनने से रहा, ये भी बनने से रहा यहाँ पर, ये भी बनने से रहा, ये वाला देखो ये भी बनने से रहा यहाँ पर, और यहाँ एक तो ये वाला है, तो ये 2C1F लिख लिया। और कहाँ बनेगा, एक ये है, एक इसको लिख लिया, ठीक है। एक यहाँ से इसको यदि मैं लिखूँ तो ये तो चलो आगे जाके इसमें बनेगा। तो हमारे पास ये पद आ रहे हैं जो कि क्या बनाते हैं, पूरे पूरे बिना 2 की पावर 1/3 वाले होते हैं। अब आ जाओ 2 की पावर 1/3 वाले कौन कौन से, एक ये वाला, इसको नोट कर लिया, तो 2 की पावर 1/3 यहाँ पर प्राप्त हो गया B1E। उसके बाद आगे गए, यहाँ पर भी नहीं है, एक यहाँ पर है, तो एक आ जाएगा A1F, एक ये वाला हो गया। यहाँ से ही तो क्या मिलेगा, हमें 4 की पावर 1/3 वाला पता है तो इसको तो छोड़ देते हैं। और देखा यहाँ पर, ये भी हमारे पास नहीं है, एक ये वाला देखा यहाँ से, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 4 की पावर 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2/3 को हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 की होल पावर 2/3, तो हो जाएगा 2 की पावर 4/3। और 2 की पावर 4/3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 1/3, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर कि 2 गुणा C1G मुझे प्राप्त होगा। और साथ में क्या आएगा, 2 की पावर 1/3, उसको मैंने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो ये पद भी हो गया। अब लास्ट वाला पद क्या बचता है यहाँ से, इसी के अनुसार जो लास्ट वाला पद बचता है वो भी इसी के अनुसार होगा। तो प्लस का 4 की पावर 1/3 हमें कॉमन लेना है यहाँ से। तो सबसे पहले कहाँ से लूंगा मैं, यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1E। फिर और देखो और कहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक लिख दिया, B1F लिख दिया, और कहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा A1G, तो एक लिख दिया A1G, और कहीं से मिलने वाला है नहीं यहाँ पर, तो ये हमारे 4 की पावर 1/3 वाले पद हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो कंप्लीट है वो भी क्यों है, ये भी क्या है क्यों है, ये भी क्या है क्यों है यहाँ पर। और हमने जब दो इस तरीके के एलिमेंट S को लेकर जब इस तरीके का रिजल्ट निकाला तो परिणाम हमें जो XY मिल रहा है यहाँ पर, इस परिणाम को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इम्प्लाइज दैट कि X, Y इज द एलिमेंट ऑफ S, इम्प्लाइज दैट कि XY इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ S। यहाँ पर कि XY इनवर्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, S को बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट कि S F पर उपक्षेत्र है। हमें यही तो दर्शाना था यहाँ पर कि दोनों रिजल्ट हमारी वेरीफाई हो जानी चाहिए यहाँ पर। तो दोनों रिजल्ट हमारी वेरीफाई हो गए, तो परिणाम को देखा तो जो S है वो F पर क्या है, एक उपक्षेत्र है। यहाँ पर हमने दो चीजें चेक की, एक तो चेक किया कि जब X S से हो, X, Y इज द एलिमेंट ऑफ S है, तो यहाँ पर दो चीजें, एक तो X माइनस जो Y है वो भी S को बिलोंग करे, और दूसरा XY इनवर्स वो भी किसको बिलोंग करे, S को बिलोंग करे। तो दोनों परिस्थितियों में वो S को बिलोंग कर रहा था, तो हमने क्या कह दिया कि जो S है वो F पर क्या है, एक उपक्षेत्र है। तो आई होप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो आप इसको बार बार एक दो बार देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ये जो हम सारी प्रोसेसर अपनाई थी हमने इसलिए अपनाई थी ताकि हम कि जो Y इनवर्स जैसा जो एलिमेंट है उसको ये कह पाए कि इसका जो रूप होगा वो वास्तव में S के अनुरूप है, कि S की जैसी आकृति है, S का जो शेप था एलिमेंट होने का वो बिल्कुल उसी अनुरूप है। तो इस कारण से मैंने इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया। तो एक बार नोट कीजिए।
ठीक है, तो बाकी की जो वीडियो होंगे वो हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही।